कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन साइड तक जितनी जल्दी हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि होमोजेनिटी खत्म होने के चांसेस रहते हैं, सेग्रीगेशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन मोर्टार पेन का यूज़ करते हैं, व्हील बैरो का यूज़ करते हैं और स्मॉल डिस्टेंस के लिए जैसे कि 200-300 मीटर के लिए स्किप एंड होस्ट का उपयोग करते हैं। स्किप एंड होस्ट आप समझ रहे हो, जो बिल्डिंग्स पर लगा देते हैं कि अपन ऊपर के लिए रेल वो वाला। और क्रेन बकेट का यूज़ करते हैं, डंप ट्रक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये डंप ट्रक में इसमें हम ईयर इंटेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीट्स जो अपन कंक्रीट है उसको केवल 1.5 मीटर से ही नीचे प्रीपोल करा सकते हैं, 1.5 मीटर तक ही। और इससे ज़्यादा डिस्टेंस होती है अपनी फाउंडेशन की, तो पर अपन क्या सूट्स का यूज़ करते हैं। सूट्स क्या होते हैं, जैसे आटे की चक्की में लगा रहता है सूट, वैसे ही होते हैं सूट्स। और कंक्रीट पंप्स, इनकी हेल्प से 400 मीटर तक की डिस्टेंस और 80 मीटर वर्टिकली अपन कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्लम्प होना चाहिए कंक्रीट का वो कितना चाहिए, 50 mm टू 100 mm चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होनी चाहिए, तभी पंप कह सकता है। और ट्रांसेट मिक्सर, ठीक है, आरएमसी को ले जाते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट को ले जाते हैं। वैसे ही एडिटिंग ट्रक भी के ले जाते हैं, आरएमसी को ले जाते हैं। बेल्ट कन्वेयर, इसके लिए जो अपन को चाहिए कंक्रीट, वो क्या हार्डन स्टेट में चाहिए। यदि आप और बेल्ट कन्वेयर में एक दिक्कत ये रहती है कि इसमें क्या एग्रीगेशन हो सकता है, और ड्राइंग और स्टिपनिंग ऑफ कंक्रीट हो सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि ये क्या खुला हुआ होता है, जिसकी वजह से वाटर क्या इवापोरेट हो सकता है। ओके, अब प्लेसिंग, तो मास कंक्रीट प्लेसिंग समझिए पहले। तो जब आपको मास कंक्रीटिंग करनी है तो आपको क्या है, कंक्रीट को जैसे कि फाउंडेशन, डैम और ब्रिज में आपको क्या मास कंक्रीटिंग करनी होती है, तो आप लेयर बाई लेयर करते हो। मतलब पहले आप 350 टू 400 mm थिकनेस की कंक्रीट कर लोगे, फिर उसे सेटिंग होने दोगे, फिर उसके बाद दूसरी लेयर डालोगे। ठीक है, बट हमें इसमें ये याद रखना है कि कोल्ड जॉइंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके की असेंबली प्रोवाइड कर देते हैं कुछ, जिसकी वजह से अपन को क्या कोल्ड जॉइंट्स नहीं मिलते हैं इस तरीके की। ओके, इसमें क्या है, जो कंक्रीट क्या है वो ऊपर वाला कंक्रीट इसमें क्या है फिक्स हो जाता है, इससे कोल्ड जॉइंट्स नहीं बनते हैं। और इसके ऊपर दूसरी कंक्रीट डालने की पहले क्या इसको साफ किया जाता है। ठीक है, ताकि अब अंडर वाटर कंक्रीटिंग, तो इसके लिए आप बॉटम डंप बकेट्स का यूज कर सकते हो और टिमी पैप का यूज कर सकते हो। देखो, बॉटम डंप बकेट्स में क्या करते हो कि आपके पास क्या एक बहुत बड़ा सा बकेट होता है, उसमें आप कंक्रीट भरते हो और उसे वाटर अंडर वाटर ले जाते हो, और अंडर वाटर ले जाकर आप क्या है उसे डंप कर देते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ कंक्रीट है वो वॉश ऑफ हो जाता है, जिसके कारण क्या रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। और इसमें भी क्या है वाटर भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से भी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेस होता है। कभी कभी अपन क्या सीमेंट बैग्स को भी डायरेक्ट डंप कर देते हैं, पर इस केस में क्या होता है, जो वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं, जिसकी वजह से अपन को जो कंक्रीट है उसमें क्या अपन को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। ट्रिमी पैप इज बेस्ट मेथड है फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग। इसमें क्या है, एक पाइप होता है और ऊपर क्या है वो जो अपना फनल लगा होता है, वहाँ से और नीचे जो पाइप होता है उसमें पहले क्या लगी होती है, एक थिन पॉलीथीन लगी होती है, और ऊपर फनल से अपन क्या कंक्रीट भरते हैं। फिर इस कंक्रीट को क्या है, जिस अंडर वाटर जिस प्लेस पर आपको डिपोजिट करना होता है वहाँ तक इसे ले जाते हैं। फिर अपन क्या एक झटका देते हैं, जिसकी वजह से ये पॉलीथीन जो नीचे थी वो फट जाती है और कंक्रीट प्लेस होने लग जाती है। अपन प्लेसिंग के वक्त ये याद रखते हैं कि जो अपना पाइप है वो कंक्रीट के अंदर ही रहे,
यदि कंक्रीट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो पाइप है उसमें पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, अपनी कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, या ये बोल दो कि सीधी अपनी कंक्रीट है वो वॉश डॉपी हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी। और जब हम टिम्पी पैक मेथड करते हैं तब अपन ये याद रखते हैं कि जो कंक्रीट है वो उसकी प्योरिटी ज़्यादा हो, 150 mm टू 200 mm स्लम्प की वैल्यू। ओके। और ट्रिमिंग पैक प्लेसिंग में क्या होता है, आपको किसी भी तरीके की कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो वाटर के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से अपना क्या हो जाता है, कॉम्पैक्शन हो जाता है, और वैसे भी आप प्योरिटी ज़्यादा रखते हो इसलिए कॉम्पैक्शन की कम ज़रूरत पड़ती है। अब कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन क्या है, कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड एयर और एस्टिमेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। कंक्रीट की क्या डेंसिटी है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या ड्यूरेबिलिटी है, ये कॉम्पैक्शन पर डिपेंड करता है। यदि पुअर कॉम्पैक्शन किया है तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम आएगी, क्योंकि उसमें वर्ड्स ज़्यादा रह जाएंगे। और यदि 5% वर्ड्स हैं तो 30% रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ होगा, यदि 10% वर्ड्स हैं तो 50% रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। जो मेथड्स यूज किए जाते हैं कॉम्पैक्शन के लिए वो है हैंड कॉम्पैक्शन और कॉम्पैक्शन बाई वाइब्रेशन। हैंड कॉम्पैक्शन में रोडिंग, रेमिंग और टेम्पिंग की जाती है। कॉम्पैक्शन बाई वाइब्रेशन में इंटरनल वाइब्रेटर्स, दैट इज निडल वाइब्रेटर्स और फॉर्मवर्क वाइब्रेटर, एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स। ओके। टेबल वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर्स यूज किए जाते हैं। हैंड रोडिंग कॉम्पैक्शन के लिए फ्लूइडिटी और वाटर सीमेंट रेशियो क्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट एज पर आई एस कोड अपन जो प्रोवाइड कर सकते हैं कंक्रीट में वो 4% होता है। अगर इससे आप ज़्यादा अपनी कंक्रीट में स्टील प्रोवाइड किया तो कंजेशन हो जाएगा। ओके। हैंड कॉम्पैक्शन आप अनइम्पोर्टेंट साइट्स पर करते हो। ठीक है। मेथड्स और यदि आपको हैंड कॉम्पैक्शन अच्छा करना है तो फ्लूइडिटी के ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। रोडिंग, रेमिंग, टेम्पिंग और कॉम्पैक्शन बाई वाइब्रेशंस, इसमें क्या निडल वाइब्रेटर्स होते हैं और इमर्सन वाइब्रेटर होते हैं या पोकर वाइब्रेटर्स होते हैं। जब आप कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि लाइन बाई लाइन कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कैसे करोगे आप, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है, अच्छी कॉम्पैक्टिंग होती है। ठीक है। यदि आप कॉम्पैक्टिंग ज़्यादा कर दोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो स्लरी है ऊपर आ जाएगा, मतलब ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। और कॉम्पैक्टिंग अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो क्या है, सेग्रीगेशन के भी चांसेस हो जाते हैं। ओके। एक्सटर्नल और फॉर्मवर्क वाइब्रेटर क्या होता है, ये अपन फॉर्मवर्क में ही वाइब्रेटर्स लगा देते हैं, ये अच्छे कॉम्पैक्टिंग नहीं होती है, अपन इससे अच्छी कॉम्पैक्टिंग नहीं कर पाते हैं। देखो प्रीकास्ट मेंबर्स के लिए क्या वेरी स्टिफ और हार्ड कंक्रीट मिक्स की आवश्यकता होती है, इसलिए उस केस में अपन क्या है, जो टेबल वाइब्रेटर्स हैं उनका यूज करते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस वाइब्रेटर्स, जहाँ पर जैसे कि रूफ, पेवमेंट सरफेसेस, फ्लोर और रूफ स्लैब्स पर क्या अपन सरफेस वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपन क्या है, टेबल वाइब्रेटर्स या निडल वाइब्रेटर्स का यूज करेंगे तो अपना फॉर्मवर्क भी गिर सकता है, इसलिए अपन क्या है, सरफेस वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं। कॉम्पैक्शन बाई प्रेशर एंड जॉल्टिंग, यदि आपका कंक्रीट वेरी ड्राई है तो आपके कॉम्पैक्टिंग में प्रेशर एंड जॉल्टिंग करते हैं। जैसे होलो ब्लॉक्स और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए अपन को क्या है, बहुत हार्ड, बहुत स्टिफ कंक्रीट चाहिए होता है, तो उस केस में हम कॉम्पैक्शन बाई प्रेशर या जॉल्टिंग करते हैं। कॉम्पैक्शन बाई स्प्रिंग, तो इसका यूज अपन कब करते हैं, जब अपन क्या सीवर्स पाइप बनाते हैं। ओके। अब फिनिशिंग, फिनिशिंग क्या है, फिनिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग एंड स्मूथिंग। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, पहली होती है स्क्रीडिंग, फिर फ्लोटिंग, फिर ट्रावलिंग। ठीक है। अब क्यूरिंग क्या होती है, तो एज पर आई एस 412 से क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट वाइल मेंटेनिंग अ फेवरेबल टेम्परेचर रेजिम। ओके।
क्योरिंग क्यों करते हैं? ताकि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता रहे, और जो मॉइस्चर और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए अपन को क्या मॉइस्चर चाहिए होता है। क्यूरिंग करने से अपन क्या करते हैं, जो मॉइस्चर लॉस होता है इवेपोरेशन की वजह से, उसे अपन क्या एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। ओके, हाइड्रेशन की वजह से जो वाटर होता है, हाइड्रेशन की प्रोसेस में जो वाटर होता है वो तीन पंप्स में होता है। कंबाइंड वाटर, ये क्या है, स्ट्रक्चरली वाटर है जो कि नॉन इवेपोरेबल रहता है। फिर होता है जेल वाटर, क्या है, जेल वाटर सीमेंट जेल की सरफेसेस पर क्या एब्जॉर्ब्ड होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये पोर्स में इकट्ठा होने वाला वाटर होता है कैपिलरी वाटर। सबसे पहले इवापोरेशन होगा तो वो कैपिलरी वाटर का होता है। उसके बाद जो सीमेंट है, सीमेंट जेल हैं जो कि हाइड्रेशन के बाद बने हैं, उनकी सरफेस पर जो एडजॉर्ब वाटर है उसका इवापोरेशन होता है, और जो कंबाइंड वाटर है उसका इवापोरेशन तो हो ही नहीं सकता है। और तो आपको बताया था 811 डिग्री फ़ारेनहाइट या -11 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, अपना जो हाइड्रेशन है वो सीज हो जाता है। ओके, क्योरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो कैपिलर की ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कैपिलरी पोर्स हैं वो सेचुरेटेड रहें, ताकि हाइड्रेशन के लिए वाटर हमेशा अवेलेबल रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग क्या है कि क्या है, टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी एंड रिड्यूसेस द श्रिंकेज। ओके, मेथड ऑफ क्यूरिंग क्या है? तो शेडिंग कंक्रीट वर्क, कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद वेट एसन और गनी वैक्स, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन कंक्रीट सरफेस, पॉन्डिंग मेथड, ठीक है, और स्टीम क्यूरिंग रिकमेंडेड फॉर प्रीकास्ट मेंबर्स, अप्लाइंग क्यूरिंग कंपाउंड्स। ठीक है, और एज पर IS 456 concrete members shall be kept under curing for a minimum period of 7 days for OPC or at 90% humidity and at least 10 days where minerals admixtures and blended concrete are used। ठीक है, PPC में क्या होता है कि पोजोलिना का यूज़ किया जाता है, जिससे रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, कम हो जाता है, इसलिए PPC क्यूरिंग टाइम क्या बढ़ा दिया जाता है। अब स्टीम क्यूरिंग या एक्सीलरेटेड क्यूरिंग, तो इसकी वजह से क्या है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है स्टीम क्यूरिंग या एक्सीलरेटेड क्यूरिंग के साथ। इसमें अपन क्या करते हैं कि कंक्रीट को एट 93 डिग्री सेंटीग्रेड पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर क्या है, स्टीम से क्योर करते हैं, हीट करते हैं। और चाहे आप लो प्रेशर स्टीम क्योरिंग कर लो या हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग कर लो, जो 28 डेज की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम 24 आवर्स में गेन हो जाती है। ओके, क्योंकि क्योंकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी क्या अचीव हो जाती है, इसकी वजह से ड्राइंग श्रिंकेज क्या है बहुत कम हो जाती है, और एंड क्रीप भी क्या है कम हो जाती है। बट ड्यू टू स्टीम कंक्रीटिंग क्या होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट के बीच वो कम हो जाती है, और रेजिस्टेंट टू सल्फेट एक्शन और फ्रीजिंग और थ्रोइंग भी कम हो जाती है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी ही गेन हो जाती है। ओके, स्टीम क्योरिंग करने के बाद भी 7 डेज तक नॉर्मल क्योरिंग करनी ही होती है। यदि आपको मूव बहुत जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो आप क्या इंफ्रारेड रेडिएशंस का भी यूज कर सकते हो स्टीम क्योरिंग की जगह। सल्फेट अटैक्स को कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टीम क्योरिंग, तो क्या है परमिबिलिटी कम हो जाएगी, जैसे क्या श्रिंकेज क्रैक्स कम हो जाएंगे, और श्रिंकेज क्रैक्स कम हो जाएंगे तो सल्फेट अटैक्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पाएगी।